हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब कुछ बनना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर फूड बन रहा है जिस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये फूड कौन बना रहा है? ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोप्लास्ट। तो सिर्फ ग्रीन प्लांट के पास ही क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही परफॉर्म किया जा सकता है। इसी कारण से बच्चों, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है बच्चों? सनलाइट। और आपको पता है कि सनलाइट की एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म किया जाएगा केमिकल एनर्जी में, क्योंकि बच्चों आपको पता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ सोचने की बात यह है कि सनलाइट का वो कौन सा पार्ट है जिसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो बच्चों आपको पता है सनलाइट जो है विजिबल और इनविजिबल रेज से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर जो विजिबल पार्ट है उसी को यूटिलाइज किया जाता है इन द फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम बात करें विजिबल पार्ट की, तो विजिबल पार्ट में भी 7 कलर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं विबग्योर। तो यहाँ पर अब कौन सा कलर यूज हो रहा है? तो बच्चों अगर हम लोग ग्रीन कलर को हटा दें तो बाकी सारे कलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। ग्रीन पार्ट को क्यों हटाने को कहा मैंने? क्योंकि आपको पता है लीव्स का कलर या क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है, तो वो ग्रीन को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि हमें कोई चीज उस कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आईज पे आती है हमें वही कलर दिखाई देता है। तो ग्रीन लीव्स, ग्रीन लाइट, क्या हुआ कि ग्रीन है कि क्लोरोफिल ए रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी ब्लू ऑरेंज लाइट को, और कैरोटीनॉइड्स जो है वो येलो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करके ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि क्लोरोफिल ए जो है वो रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन द फोटोसिंथेसिस, जबकि क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स वो दूसरी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? इन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके इनकी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए के पास, जिससे क्लोरोफिल ए के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है टू पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह बच्चों ये मिलके क्या बनाते हैं? एक एंटीना पिगमेंट, जिसको हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट थाइलाकॉइड्स में पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स जो स्टैक्स में अरेंज होते हैं जिनको हम लोग ग्रैनम भी कहते हैं, दूसरा सस्पेंडेड मटेरियल जिसको हम लोग स्ट्रोमा भी कहते हैं। तो बच्चों सारे जितने पिगमेंट्स हैं वो ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट हैं? थाइलाकॉइड्स में। कुछ पिगमेंट्स को हम छोड़ दें जैसे फ्यूकोजेंथीन, वो स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट है, लेकिन जो पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड्स की। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है सोलर एनर्जी पे, और डार्क रिएक्शन जो इनडायरेक्टली डिपेंड होता है सोलर एनर्जी पे। लाइट रिएक्शन को हम लोग इसीलिए कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, जबकि डार्क रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन। हालांकि ये पूरी तरह से लाइट से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स बने हैं यानी कि एटीपी और NADPH2 वही यूटिलाइज होंगे एज अ एनर्जी सोर्स इन डार्क रिएक्शन में। तो अभी हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों लाइट रिएक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसे पहले एनर्जी का सोर्स जो कि लाइट है। आपको पता है इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज होने वाला है वो है वाटर, और इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है ATP और NADPH2, और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये किससे बन रहा है? ये वाटर से बन रहा है। अक्सर बच्चों आप लोग इक्वेशन देख के ये गलती करते हो कि 6CO2 लिखा हुआ है और 6O2 लिबरेट हो रहा है, तो आप को रिलेट कर लेते हैं कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बन रही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने अभी देखा लाइट रिएक्शन के अभी ऐसे मिलिट्री पावर्स यूज भी नहीं हुए हैं
डार्क रिएक्शन में और यहाँ O2 का फॉर्मेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन बन चुकी है। तो ऑक्सीजन कहाँ से बन रही है? वाटर से। ये ऑक्सीजन वाटर से कैसे बनेगी? इसके लिए एक टर्म है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, ब्रेक डाउन होना। इसको सबसे पहले हिल ने खोजा था, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों इसमें, क्योंकि बिना इसके स्प्लिटिंग के इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों की लाइट रिएक्शन में दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं। पिगमेंट सिस्टम 1, जिसको हम लोग PS1 भी कहते हैं, इसको फोटो सिस्टम 1 भी कहा जाता है, जिसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P700। P स्टैंड फॉर पिगमेंट और 700 वो वेवलेंथ है जिसको वो एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह PS2, यहाँ पर रिएक्शन सेंटर जो है वो है P680। और ये आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो ये रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ये बताया कि क्लोरोफिल ए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए के ही बने हुए होते हैं। बाकी एंटीना पिगमेंट में एसेसरी पिगमेंट्स भी आते हैं जो उनको हेल्प करते हैं लाइट को मैक्सिमली हार्वेस्ट करने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड 2 की। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 से मिलके बना होता है जेड स्कीम। जेड स्कीम इसलिए कहा जा रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम कॉपी पे करते हैं तो वो जेड की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको जेड स्कीम कहते हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है इसमें दो तरह के फोटो सिस्टम्स मैंने आपको जैसे ही बता दिया। तो जैसे ही इन फोटो सिस्टम्स के रिएक्शन सेंटर पे सनलाइट पड़ती है तो ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये हाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो इतनी एनर्जी पाके अपनी शेल को छोड़ के आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, यानी एक ऑर्बिट लिफ्ट हो जाता है। तो जब ये अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लीव करने की टेंडेंसी आ जाती है। यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और ATP और NADPH का निर्माण करेगा। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की। जब वाटर स्प्लिट हो रहा है तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बन रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्वेंच कर लिया जाता है बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग P680। क्योंकि P680 पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन गंवा चुका है एक्साइटेड होके, और अब उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ से मिलेगा? वो इलेक्ट्रॉन वो वाटर में से निकाल लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो वाटर से गया P680 में, P680 से जाएगा बच्चों फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एंड देन प्लास्टोसाइनिन, देन टू P700, और फिर जाएगा ये P700 से FD यानी फेराडॉक्सिन में, जहाँ से ये NADPH को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और NADPH एक बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दो तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जिसको हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये P700 से शुरू होके P700 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब जब P700 सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन को दे देता है। फेराडॉक्सिन सभी NAD को रिड्यूस करके NADPH2 बनाता है, लेकिन जब सभी NAD रिड्यूस हो चुके हैं तो उसको FD इसको अपने पास नहीं रख सकता इलेक्ट्रॉन, और वो ट्रांसफर कर देता है इसको B6F कॉम्प्लेक्स पे, यानी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। और फिर ये B6F कॉम्प्लेक्स से होते हुए अगेन प्लास्टोसाइनिन के पास आता है इलेक्ट्रॉन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस दे दिया जाता है P700 को, यानी P700 से शुरू होके P700 पे ही खत्म होना। तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों, ये एक साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, और इस फ्लो के दौरान क्या हुआ, ATP बनी। ATP कहाँ पर बन रही है? जब साइटोक्रोम B6 जब फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन पास ऑन किया जा रहा है, उस समय ATP बन रही है। तो यहाँ पर ATP का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। इसी तरह बात आती है नॉन साइक्लिक की।
तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है बच्चों? नॉन साइक्लिक का मतलब है यानी जहां से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इमर्जेंस वहां इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए। तो इसको हम लोग देखते हैं फोटो एक्ट 2 में, यानी फोटो सिस्टम 2 में, जहां पर वाटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, P680 में गया, P680 से प्लास्टोक्यूनॉन, P680 से फियोफाइटिन एंड देन प्लास्टोक्यूनॉन, और फिर उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए NADPH तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? NADPH। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एक स्ट्रेट पाथ है, लीनियर पाथ है, ये नॉन साइक्लिक है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन साइक्लिक कह रहे हैं। अब यहाँ पर एनर्जी कहाँ बनी? यहाँ प्लास्टोक्यूनोन से जब साइटोक्रोम BF में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है उसी समय यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। साथ ही सबसे आखिर में आप देख रहे हैं NADPH2 का निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही क्या है? एनर्जी कैरियर्स हैं। तो इस तरह से जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें दो तरह की एनर्जी का निर्माण हो रहा है, ATP और NADPH2, और जबकि साइक्लिक पे सिर्फ और सिर्फ ATP का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया मिलके Z स्कीम को कंप्लीट करती हैं। Z स्कीम बच्चों पता है आपको कि हिल और ब्रेंडल ने प्रपोज की थी, और ये थाइलाकॉइड्स चैनल में परफॉर्म की जाती है। मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट का दो पार्ट, एक थाइलाकॉइड्स वाला और दूसरा स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? थाइलाकॉइड्स में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहीं पर लाइट को हार्वेस्ट करने वाले पिगमेंट्स मौजूद हैं, जबकि जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रोमा में होगा, क्योंकि वहां पर इसको हार्वेस्ट करने के लिए लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको एसिमिलेटरी पावर्स यहाँ से मिल ही जाएंगी। जब हम लोग बात कर रहे हैं एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स या एसिमिलेटरी पावर की बच्चों, तो वहाँ पर ATP NADPH2 दोनों को हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ NADPH2 की बात करें तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है बच्चों कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन लाइट रिएक्शन में हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पर होगा? डार्क रिएक्शन में होगा। तो ये लाइट और डार्क दो तरह के रिएक्शंस में डिवाइडेड है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको Z स्कीम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अगला वीडियो जो हम करेंगे वो हम डार्क रिएक्शंस पे करेंगे। एक बार आप लाइट रिएक्शंस को समझ लेंगे तो डार्क रिएक्शन को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डार्क रिएक्शन के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।